नेपाल के राजनेताओं को चुनौती देते हुए ये कहा कि अब मैं सिर्फ खबर नहीं दिखाऊंगा, अब मैं सिस्टम हिलाऊंगा, सिस्टम हिलाऊंगा। तो पूरी दुनिया तस्वीर देखती है कि कैसे नेपाल के युवाओं ने प्रधानमंत्री को घसीटते हुए, वहां के तमाम मंत्रियों को घसीटते हुए संसद से बाहर निकालती है और संसद को अपने आक्रोश की आग के हवाले कर देती है। बालेंद्र शाह के रैप में नेपाल के गुर्बत की तस्वीरें होती थी, नेपाल की असलियत होती थी, भाई भतीजावाद से नेपाल के सड़ रहे सिस्टम की तस्वीरें होती थी। नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह के नेतृत्व में 165 सीटों में से 125 सीटों पर, जिस पर प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, ये सीटें जीत लेती हैं। रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और दोनों बहुत महत्वाकांक्षी हैं। हो सकता है इनका महत्वाकांक्षा टकराए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि भारत या कोई देश अपना मित्र जरूर बदल सकता है मगर पड़ोसी नहीं बदल सकता। मगर आज की स्थिति में जब भारत या कोई भी देश अपने पड़ोसी नहीं बदल सकता, लेकिन पड़ोसी की हर चाल पर नजर रखना बहुत आवश्यक है। क्या कम उम्र का लोकतंत्र एक कम उम्र का प्रधानमंत्री पैदा कर सकता है? हाँ, पैदा कर सकता है। एक 18 साल का लोकतंत्र एक 35 साल का प्रधानमंत्री पैदा करने जा रहा है अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल में। 2008 के पहले नेपाल एक राजशाही व्यवस्था के तहत चलता था, मगर 2008 में नेपाल पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक गणराज्य हुआ। लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य होने के कुछ ही दिन बाद जब जनता अपने नेता का चुनाव करना शुरू की, उसके कुछ ही दिन बाद तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगने लगे। तमाम नेताओं पर यह आरोप लगने लगे कि ये नेता भ्रष्ट हैं, ये नेता देश के सारे ठेका, पट्टा और टेंडर अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटों को दे रहे हैं। देश की सार्वजनिक संपत्तियों पर नेताओं से जुड़े परिवारों का कब्जा हो रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार है। नेपाल के युवा बेरोजगार हो रहे हैं और नेपाल भारत और चीन पर निर्भर होता जा रहा है। नेपाल के लोगों को रोजगार के लिए, नेपाल के लोगों को अपने आगे के अवसरों के लिए नेपाल छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। लोगों के मन में रोष व्याप्त होने लगा लोकतंत्र के आने के महज कुछ वर्षों के बाद। मगर 2020 आते आते ये रोष बहुत तेजी से बढ़ने लगा, ये रोष उबाल मारने लगा। लोग सवाल पूछने लगे सरकार से, लोग व्यवस्था पर ये सवाल उठाने लगे कि हमारा नेपाल ऐसे कैसे चलेगा। हमारे नेपाल को एक ऐसा नेता चाहिए जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बुलंद आवाज हो। हमारे नेपाल को एक ऐसा मसीहा चाहिए जो चीन और भारत की गुलामी से नेपाल को मुक्त करे। हमारे नेपाल को एक ऐसा नेता चाहिए जो नेपाल के युवाओं की मन की बात सुने। बस क्या था, 2022 में एक टीवी पत्रकार जो एक मशहूर शो को होस्ट करते थे, रवि लामिछाने, जनता के नब्ज को पकड़ा और उन्होंने जनता को चुनौती देते हुए, नेपाल के राजनेताओं को चुनौती देते हुए ये कहा कि अब मैं सिर्फ खबर नहीं दिखाऊंगा, अब मैं सिस्टम हिलाऊंगा, सिस्टम हिलाऊंगा। और वो आदमी 2022 में एक पार्टी बनाता है, उस पार्टी का नाम आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। और ये पार्टी कुछ महीने बाद जब चुनाव में उतरती है तो नेपाल के तमाम राजनीतिक पंडित, यहां तक कि नेपाल की जनता अपने दांतों तले उंगलियां दबाए रह जाती है। ये पहली ही बार में छक्का मार देती है। नेपाली कम्युनिस्ट और नेपाली कांग्रेस के बाद ये तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है। उसी समानांतर उसी समय एक और नेता रवि लामिछाने की तरह ही पैदा हो रहा था, जो दिन में नौकरी करता था, आर्किटेक्ट इंजीनियर था और रात में मंचों पर रैप गाता था। जैसे रवि लामिछाने भ्रष्टाचार के खिलाफ नेताओं से सवाल पूछते थे, वैसे ही वो जब मंच पर माइक पकड़ता था, जनता के दिल की आवाज करने लगता था, नेपाल के भ्रष्टाचार की बातें करने लगता था, भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बातें करने लगता था। वो जनता के दिल में पैठ करता था कि अगर ऐसा ही रहा तो नेपाल हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। नेपाल के लोगों को लगने लगा, अरे ये तो आदमी अपने मन का है। होता क्या है कि 2022 में नेपाल के
काठमांडू मेयर पद का ये आदमी चुनाव जीत जाता है। और चुनाव भी कोई हल्का फुल्का नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों से टक्कर लेता है और बहुत बड़े बड़े लोगों को और बहुत बड़े बड़े अंतर से परास्त करता है। क्योंकि नेपाल की युवा पीढ़ी जेन जी, जो 18 से 35 साल के लोग हैं, वो फेसबुक, वो यूट्यूब और वो टिकटॉक पर खुद प्रचार करने लगते हैं। वो स्वयं सेवक बनकर खुद नेपाल में क्रांति की बात कहने लगते हैं। उन्हें इस बालेंद्र शाह के भीतर अपने भविष्य का मसीहा दिखाई देने लगता है। क्योंकि बालेंद्र शाह के रैप में नेपाल के गुर्बत की तस्वीरें होती थी, नेपाल की असलियत होती थी, भाई भतीजावाद से नेपाल के सड़ रहे सिस्टम की तस्वीरें होती थी। और इस आदमी ने धीरे धीरे यहीं से अपना दायरा बढ़ाना शुरू करता है, नेपाल के दिलों में राज करना शुरू करता है। और फिर जब 2025 में अक्टूबर और सितंबर के महीने में जब नेपाल के जनजी का अपने पारंपरिक राजनीति से मोहभंग होता है और ये क्रांति जब 16 बनकर नेपाल के संसद को जलाती है, नेपाल के सड़कों को खाक करती है, नेपाल की सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे कर्मचारियों को आग के हवाले करती है, हिंसा करती है, और नेपाल के तमाम काठमांडू से लेकर अन्य जगहों तक जब इस नेपाली क्रांति के चपेट में आते हैं तो पूरी दुनिया तस्वीर देखती है कि कैसे नेपाल के युवाओं ने प्रधानमंत्री को घसीटते हुए, वहां के तमाम मंत्रियों को घसीटते हुए संसद से बाहर निकालती है और संसद को अपने आक्रोश की आग के हवाले कर देती है। यह वही समय था जब बालेंद्र शाह का नाम फिर से चलने लगा कि नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया जाए। मगर यह समय सही नहीं था। बनाया जाता है एक सूझबूझ वाली लेडी सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री। और अब जब अंतरिम प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद सुशीला कार्की के कुछ ही महीने बाद जब चुनाव हुए हैं तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह ने एक ऐसा कमाल दिखाया है जो पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। नेपाल की राजनीति में कभी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह के नेतृत्व में 165 सीटों में से 125 सीटों पर, जिस पर प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, ये सीटें जीत लेती हैं और बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बनने की कतार में सबसे पहले आ जाते हैं। यह तो रही रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह की वो कहानी। मगर अब एक और बात कि क्या रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह की जोड़ी लंबे समय तक काम कर पाएगी, इस पर भी एक बड़ा संशय है। क्योंकि रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है और दोनों बहुत महत्वाकांक्षी हैं। हो सकता है इनका महत्वाकांक्षा टकराए। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या रवि लामिछाने, क्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, क्या बालेंद्र शाह नेपाल की जनता, नेपाल के जनता की आशाओं, उनके ख्वाहिशों, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? तो इसका जवाब भी बहुत संशय में डालता है। क्योंकि रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह एक यूटोपिया की बात करते हैं, एक ऐसे समाज की बात करते हैं जहां भ्रष्टाचार न हो, जहां समृद्ध नेपाल की बात हो, जहां फर्स्ट नेपाल की बात हो। मगर सरकार चलाना माइक में बोलने जैसा नहीं होता। सरकार चलाने के लिए गुस्सा और पुराने नेताओं को कोसने से काम नहीं चलता। सरकार चलाने के लिए धैर्य और धीरज चाहिए होता है। सरकार चलाने के लिए नीति की निरंतरता चाहिए होती है। सरकार चलाने के लिए दूरदर्शिता चाहिए होती है। और ये सब कुछ न तो बालेंद्र शाह में है, न तो रवि लामिछाने में है। सबसे बड़ी बात, इनके पार्टी का कैडर भी जमीन पर ऐसा नहीं है। 2013 में जो दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीदों के भरोसे केजरीवाल को चुना था, 2014 में देश की जनता ने जिस तरह मोदी को बहुत बड़ी बड़ी और बड़ी सुंदर सुंदर बातों के दम पर देश में लाया था, फिर उसका परिणाम क्या हुआ, मुझे लगता है कि इससे सबक नेपाल को भी शायद मिलेगा। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज से कुछ साल बाद नेपाल में भी देखने को मिलेगा। नेपाल की जनता बालेंद्र शाह से जो उम्मीद कर रही है, जितनी आशाएं कर रही है, बालेंद्र शाह अगर उसमें से 25% आशाओं पर भी अगर उतर जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और अंत में हम बात करते हैं भारत से संबंधों की। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि आज भारत के पड़ोसी देशों से संबंध बहुत खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान हमारा शुरू से दुश्मन रहा है।
चीन मौका खोजता है कब भारत की कमजोर नस दबाई जाए। म्यांमार की हालत वही है। बांग्लादेश जिसे भारत ने पैदा किया वो भी अब भारत को कभी कभी आंख दिखाने लगता है। श्रीलंका से भी बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। मालदीव से भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बचता है देश नेपाल। और बालेंद्र शाह के आने के बाद, बालेंद्र शाह अक्सर राष्ट्रवादी बातें करते हैं और एक नेता का राष्ट्रवाद पड़ोसी देशों के राष्ट्रवाद से अक्सर टकराता है। और नेपाल के लोगों में, नेपाल के जेनजी जिन लोगों ने बालेंद्र शाह को चुना है, उनकी भारत के प्रति कुछ निराशाएं हैं, भारत से कुछ शिकायतें हैं। उन्हें लगता है कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। और ऐसे में जब नेपाल के युवाओं के इशारे पर बालेंद्र शाह किसी प्रकार की कोई निर्णय लेंगे तो हो सकता है भारत और नेपाल के बीच में टकराहट बढ़े। हो सकता है कि बालेंद्र शाह कोई ऐसी बात कह दे अपने देश को खुश करने के लिए जिससे भारत नाराज हो जाए। हो सकता है कि बालेंद्र शाह चीन की तरफ लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को लेकर जो एक पुराना विवाद नेपाल मानता रहा है भारत से, उसको लेकर भी बालेंद्र शाह ये मुद्दा उभार सकते हैं। क्योंकि बालेंद्र शाह राष्ट्र गौरव की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं और नेपाल को मेक नेपाल ग्रेट अगेन की बात करते हैं। तो ऐसे में ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। 2015 में नेपाल की नाकेबंदी हुई थी, इसको लेकर भी नेपाल के लोग भारत से दुश्मनी मानते हैं। और 1950 में जो भारत से नेपाल की संधि हुई थी, नेपाल के लोग कहते हैं कि इससे भारत को फायदा ज़्यादा मिल रहा है, नेपाल को फायदा कम मिल रहा है। हो सकता है कि बालेंद्र शाह जब कुर्सी पर बैठे तो ऐसी तमाम नीतियां लागू करें, ऐसे तमाम कानून बनाने का प्रयास करें जिससे भारत को एतराज हो, जिससे भारत से उनकी टकराहट बढ़े। इसी तरह एक और मुद्दा है, भारतीय कंपनियां नेपाल में खूब काम कर रही हैं। बालेंद्र शाह के आने के बाद जब राष्ट्रवाद की बात होगी तो भारतीय कंपनियों को आउट करने की भी बात होगी और ये बात भी भारत के लिए नागवार होगी। ऐसे कई और मुद्दे हैं जिस पर बालेंद्र शाह अपने देश के युवाओं के प्रभाव में आकर निर्णय ले सकते हैं और उस पर टकराव बढ़ सकता है। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि भारत या कोई देश अपना मित्र जरूर बदल सकता है मगर पड़ोसी नहीं बदल सकता। मगर आज की स्थिति में जब भारत या कोई भी देश अपने पड़ोसी नहीं बदल सकता, लेकिन पड़ोसी की हर चाल पर नजर रखना बहुत आवश्यक है। नेपाल क्या करने जा रहा है, नेपाल के नए नेतृत्व पर चीन का कैसा प्रभाव होता है, चीन के इशारे पर नेपाल क्या कोई खेल करेगा, या बालेंद्र शाह जो अभी कहते हैं कि हम न चीन के हाथों में रहेंगे न भारत के हाथों में, तो देखना होगा कैसे निर्णय लेते हैं। देखना होगा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या जनता के सपनों को पुराने नेताओं की तरह मसलते हैं। और एक सबसे जरूरी बात, एक भारतीय होने के कारण क्या भारत के रोटी बेटी के संबंध, भारत और नेपाल के हजारों वर्षों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध बालेंद्र शाह प्रगाढ़ करते हैं या इस रिश्ते को कमजोर करते हैं। अगर ये रिश्ता कमजोर होता है तो भारत के लिए नहीं, ये दिक्कत नेपाल के लिए ज़्यादा होगी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद।